हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में, जिसकी अध्याय संख्या 9 में जो रुबाइयाँ और गजल दी हुई हैं, उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चों, सभी प्रश्नों का आंसर आपको इसी समय, जितने समय मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय याद होने चाहिए। यही मेरा उद्देश्य होता है, क्योंकि मैं एक शब्द को एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करता हूँ। वो इसलिए कि आप लोगों को शब्द टू शब्द याद हो जाए। अरे शब्द टू शब्द याद नहीं हो, लगभग इतना तो याद हो जाए कि जितना लिखें 70% तो उसे लिख दें और लिखने के बाद 30% बाद में याद कर ले। तो इस प्रकार 100% याद हो जाएगा। और मुझे यही उम्मीद है कि आपको 100% याद हो और 100% आपके एग्जाम में नंबर प्राप्त हो। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इस सेशन में हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा जो रुबाइयाँ और गजल दी हुई हैं, रुबाइयाँ और गजल दिया हुआ है, उनसे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, किनके बारे में? अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा? हमने गजल पढ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर रुबाइयाँ पढ़ी हमने, वो भी समझ में आ गया होगा। और जो रुबाइयाँ हैं वो आपको पता ही है, फिराक गोरखपुरी जी ने एक हिंदी का घरेलू रूप का वर्णन किया है। किस प्रकार से माँ अपने बच्चों की या बेटे की जिद को पूरी करती है और उसे किस प्रकार से खिलाती है, पिलाती है, किस प्रकार से उसे झूला देती है, जिसका एक शब्द आया लोका देना। ठीक है। और इससे पहले हमने फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ा और रुबाइयाँ और गजल का क्या पढ़ा? हमने सारांश पढ़ा है। ठीक है। अब यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? यह सब हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में प्राप्त होता है। तो एक बार देख लीजिएगा, कक्षा 12 आरो भाग 2 पुस्तक का नाम है, जिसके अध्याय संख्या की बात करें तो 9 है और जिनके लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। ठीक है। तो इस सेशन में हम, ध्यान से सुनना, इस सेशन में हम रुबाइयाँ और गजल से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि ये 1, 2, 3 यदि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो ना, तो जैसे ही प्रश्न आएगा तो आप उसका आंसर देने के लिए उत्सुक होंगे। तो चिंता मत करो, उत्सुक मत हो, मैं भी एक एक प्रश्नों का आंसर तुम्हें दूंगा। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको 20 सेकंड 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको दिमाग में घुमाना है, यहाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रुबाइयाँ और जो गजल है उनके लेखक का नाम क्या है, हमारी ऐसे पूछा जा सकता है कि आरो भाग 2 में रुबाइयाँ और गजल दी हुई है, उनके लेखक का नाम बताएं, उनके लेखक का क्या नाम है? तो ध्यान रखना क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। तो हम क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? रुबाइयाँ और गजल से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है? शायर अर्थात कह सकता हूं मैं कवि, लेखक, आप कुछ भी कह दो। ठीक है। हाँ, तो लेखक राखी के लच्छे, लच्छे यानी धागे, लच्छे यानी धागे, यानी कि जो जैसे बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना और नीचे धागे लटके हुए होते हैं, तो उनकी तुलना, उनकी चमक की तुलना किससे की है? बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो सोचो जल्दी से, मुझे इसका आंसर दो, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर कि लेखक ने या शायर ने राखी के लच्छों की तुलना या राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह बताकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? बताइए जल्दी से, सोचिए। आपको याद है मैंने बताया था कि गठा का संबंध जिस प्रकार से बिजली से होता है, भाई का संबंध उसी प्रकार से किसका होता है? बहन का होता है। और बहन अपने भाई के हाथ में क्या बांधती है? राखी बांधती है। और भाई अपनी बहन को जीवन भर के लिए उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो अंत में लेखक ने, शायर ने यही कहा है, जिस प्रकार से सावन माह में, वर्षा ऋतु में जब रक्षाबंधन का जो दिन आता है वह खुशहाली का या मिठाई का दिन होता है, और उसी वर्षा ऋतु के समय हल्के हल्के बादलों की गठाएं छा जाती है, उसी समय बिजली की चमकती है, बिजली होती है ना। और जब उसी दिन जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, तो वो जो लटकते हुए लच्छे होते हैं, धागे होते हैं, उनका संबंध ऐसा ही होता है जैसा बिजली की चमक का
बादल की गठा से होता है। शायर राखी के लच्छे अर्थात धागों को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन जिस तरह हल्की हल्की गठाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी या चमचमाती राखी बांधती है। यानी कि जब वर्षा ऋतु होगी, जब सावन का महीना आएगा, तभी रक्षाबंधन आएगी और तभी दिन में बादलों की हल्की हल्की गठाएं छाएंगी। तो वो छाएंगी तो वर्षा ऋतु आ गई, सावन का आ गया, महीना आ गया और रक्षाबंधन का मिठाई का दिन है, मीठास का दिन है। तो जब हल्की हल्की गठा छा गई तो उनका संबंध किससे होता है? अत्यंत संबंध जिस प्रकार से बहन का भाई से होता है, वह बिजली की तरह पवित्र और स्वच्छ है। कौन? बहन की राखी जो भाई की कलाई पर बांधती, वह बिजली की तरह स्वच्छ और क्या है? निर्मल है, पवित्र है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। मीठा बंधन कैसे? बहन का भाई के साथ अनन्य प्रेम, गठा का बिजली की से अनन्य प्रेम होता है। उसी प्रकार से लेखक ने अर्थात शायर ने भी रक्षाबंधन का जो पर्व होता है उसे इसी प्रकार का कोई अनन्य प्रेम के साथ में उसे जोड़ दिया गया है। मीठा बंधन है। सावन का जो संबंध झिनी गठा से है, गठा का संबंध जो बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। आई बात समझ में? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यहाँ यही है बच्चों कि शायर यहाँ राखी के धागों की तुलना बिजली से करने के बाद में यही कहता है कि जिस प्रकार यदि सावन नहीं आएगा तो रक्षाबंधन नहीं आएगा। तो सावन का संबंध किससे है? रक्षाबंधन से है। रक्षाबंधन का दिन आ जाएगा, सावन का महीना अर्थात वर्षा ऋतु आ जाएगी, तो बादलों में हल्की हल्की गठाएं छाने लगेंगी और उसमें क्या चमकेगी? बिजली चमकेगी। तो गठा छाएगी तो बिजली चमकेगी, तो बिजली का संबंध किससे हो गया? गठा से हो गया। उसी प्रकार इनका जो संबंध होता है वही बहन का भाई के साथ में होता है। सेकंड पर्सन, जल्दी से आंसर दो बच्चों। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय? पर्दा होता है रहस्य, रहस्य। तो खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? सोचो एक बार, क्या हो सकता है इसका आंसर? मैंने बताया कि पर्दा का अर्थ क्या होता है? रहस्य होता है। तो अब आप लोग बताइए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? बताइए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा पर्दा खोलने की बजाय हे व्यक्ति, हे मानव, आप स्वयं का रहस्य खोल रहे हो, मेरा नहीं खोल रहे हो। आप अपनी कमियां, स्वयं की कमियां बता रहे हो। मतलब क्या हो गया? खुद का पर्दा खोलने का मतलब क्या है? अपने बारे में बताना, अपने बारे में बताना, अपने बारे में बताना। अर्थात कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं हम लोग कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने बारे में वास्तविक स्थिति का, वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देता है, प्रकट कर देता है। किसमें? ईर्ष्या में, घमंड में, अभिमान के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, यानी कि खुद का पर्दा खोलने का से क्या हो जाएगा? अपने बारे में बताना। अर्थात व्यक्ति अपने बारे में वास्तविक स्थिति को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। तो बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, कवि ने कहा था ना कि हे इंसान, हे मानव, तू मेरे पर्दे को खोल रहा है, मेरे रहस्य को खोल रहा है, मेरे बारे में बता रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए। तुझे ये नहीं पता, मुझे बदनाम नहीं कर रहा, तू अपने रहस्य के बारे में बता रहा है, अपनी कमियों के बारे में बता रहा है, तू अपने बारे में बता रहा है। तू सोच इस बात को, तू मेरे को बदनाम नहीं कर रहा, तू खुद बदनाम हो रहा है। खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपने बारे में बताना या अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यानी काफी बार क्या होता है, यदि आप लोगों को पता हो तो मैंने गजल पढ़ाते समय बताया भी था, मैंने 2 सीरियल्स का नाम लिया था, कुमकुम भाग्य, याद है क्या?
याद है क्या मैंने कहा था, व्यक्ति सुबह से शाम जब काम करके आता है तो कहता है अपनी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी से कहता है कि देवी खाना मिलेगा क्या? कहती है रुक जा 2 मिनट बस, ऐड आ जाता है। फिर कुछ समय बाद बोलता है देवी खाना ला दे, काफ़ी समय हो गया, कम से कम परोस तो दे, खा तो मैं ही लूँगा, तुम मत खिलाना। लेकिन कहते रुक जा बस ख़त्म होने वाला है। तो वो अब आप सोच रहे हो कि ये मेरे ऊपर मैं कह रहा हूँ, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि तुम मेरे रहस्य के बारे में बता रहे हो, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बारे में बता रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम अपना रहस्य, अपनी बदनामी स्वयं खुद कर रहे हो। तो यहाँ यही आशय है कि स्वयं यानी कि कवि कह रहा है कि अपने बारे में बता रहा है व्यक्ति, अपनी ईर्ष्या में आकर के, अभिमान में आकर के खुद के बारे में बता देता है। तो खुद का पर्दा खोलने का आशय अपने बारे में बताना या अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की ही बुराई या कमजोरी व्यक्त कर रहा है। कवि की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठाता है। इसलिए शायर ने कहा है मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं। कवि कह रहा है, शायर कह रहा है कि मेरा जो पर्दा खोल रहा है उसको ये नहीं पता, वह खुद के रहस्य को उद्घाटित कर रहा है। वह मुझे बदनाम नहीं कर रहा, वह स्वयं अपने आप से ही अपने द्वारा ही अपने रहस्य को खोल करके खुद स्वयं ही क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है। आई बात समझ में? तो यही बात है कि खुद का पर्दा खोलने का आशय क्या है कि अपने बारे में बताना, यानी कि घमंड में, अभिमान में, ईर्ष्या में स्वयं के बारे में रहस्य खोल देना। फिर उसकी बदनामी होती है, फिर उसे पता चलता है कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने बारे में ही सब कुछ बता दिया। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। यानी याद है कवि कहता है कि किस्मत को और मुझे, पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। पहले आप थोड़ा सा विचार करें कि मैंने क्या बताया था कि एक गज़ल आई थी कि कवि ने कहा था कि, चलो बता देता हूँ मैं। कवि ने कहा था कि मुझे और किस्मत को केवल एक ही काम है, हम दोनों को केवल एक ही काम मिला है कि हम दोनों को बस एक ही काम है, वो क्या, रोने का। मैं अपने आप को दोष दे रहा हूँ, अपनी किस्मत को दोष देता हूँ कि मेरे में ये कमी इसलिए मेरी किस्मत बुरी है, और किस्मत मुझे उदास देख करके किस्मत रो रही है। क्यों? मुझे उदास देख करके, वो नहीं चाहती कि मैं रोऊं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो कवि क्या कहता है, हम किस्मत पर रोले हुए हैं और किस्मत हम पर रोले हुए है, और दोनों में क्या होती है, तनातनी हो जाती, खींचातानी हो जाती है, रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। बताइए कैसे? तो देख लीजिए, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं, ऐसा शायर को व्यक्तिगत जीवन में निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है। यानी कि देखो, इंसान किस्मत को दोष कब देता है, जब उसके कोई काम बनता रह जाता हो, या मेहनत खूब करता है, फिर परिश्रम खूब करता है, उसका फल ना मिले, और कह सकते हैं कि उसे कोई भी दुख हो, किसी प्रकार दुख, आज दुख आया, कल दुख आ गया, तो फिर वो कहता है कि मेरी किस्मत क्या है, मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी किस्मत, अपनी किस्मत को क्या कहता है, दोष। वो कहता है हमेशा मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये बातों पर हमें कभी ऐसा कहता है कि किसमें, निराशा के क्षणों में, दुखियों के क्षणों में, कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। फिर कवि कहता है कि मैं किस्मत पर रोता हूं और किस्मत मुझे उदास देखकर रोती है। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। क्यों? मैं कह रहा हूं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसलिए मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, और किस्मत मुझे उदास देख करके वो क्या कर रही है, रो रही है। इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं। यानी कवि कह रहा है, लेखक शायर कह रहा है कि मैं और किस्मत मेरे दोनों एक जैसे, हम दोनों को एक ही काम है। क्या तो वो मुझे देख कर रो लेती है और मैं अपनी किस्मत पर रो लेता हूँ। दोनों असफलता और अभाव के कारण रोते रहते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। यानी दोनों एक दूसरे से क्या हैं, असंतुष्ट हैं। ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि व्यक्ति का काम बनता जा रहा है तो वो किस्मत को दोष नहीं देता है, और एक भी काम यदि उसका छूट जाता है किसी कारण से, 2 काम मान लो गलती से किसी कारण नहीं हो पाए, तो वो यही कहता है कि मेरी किस्मत बेकार है, मैं क्या करूं, मैं मेहनत खूब करता हूं, सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो यही बात है कि जब निराशा के क्षणों में, जैसे कहते हैं ना, निराशा के क्षणों में भगवान को याद किया जाता है। जब इंसान को सुखी सुख प्राप्त हो रहा है तो वो
भगवान को याद नहीं करता है, और जब उसे दुख प्राप्त होता है ना तो वो भगवान को याद करना प्रारंभ कर देता है। तो मैं तो यही कहता हूँ बच्चों, 24 आवर्स में आप सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट आराधना किया करो भगवान, किसी भी देवी या देवता की 5-5 मिनट बस काफ़ी है, फिर तुम्हें कोई समस्या कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्पणी करना है। क्या करना है? टिप्पणी करना है। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता पर टिप्पणी करना है। याद है क्या? रुबाई। रुबाई क्या है? एक छंद है या एक लेखन शैली है? लेखन शैली है जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? तुक हो मिलता है। क्या मिलता है? तुक। और सबसे बड़ी बात, जो तीसरा छंद होता है, तीसरा चरण होता है वह स्वतंत्र या स्वच्छंद होता है। अब यदि मैं रुबाई को बहुवचन में बदलूं तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रुबाइयाँ। और रुबाइयाँ में शायर ने किसके बारे में बताया है? एक हिंदी घरेलू रूप का वर्णन किया है। घरेलू रूप का वर्णन किया है। बस आई बात समझ में? तो यही तो बात है बच्चों, क्या कि गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है। जब घरेलू रूप का वर्णन किया है तो ध्यान रखना, जब बच्चा जिद करता है कि माँ मैयारी मुझे तो वो चंद्र मामा खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, सूरदास के वात्सल्य का भी यहीं याद आती है हमारे इस, यदि हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें सूरदास के वात्सल्य का रस का भी हमें क्या आता है? ख्याल आता है, उसको भी हमें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी यही है, चंद्र मैयारी मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए। नहीं कि बालक जो होता है, पुत्र होता है अपनी माँ का, जो उसकी गोद में है, जब उसे चंदा मामा दिखाई देता है वो कहता है मुझे तो चांद मामा खिलौना चाहिए, क्योंकि मामा भांजा का रिश्ता एक अजीब अटूट बंधन होता है। उसी प्रकार से गोदी में बैठा चांद यानी उसका पुत्र और आकाश का जो चांद का उसका रिश्ता एक मामा भांजा जैसा होता है। गोदी में चांद से तात्पर्य उसके अपने पुत्र से। किसके? उस महिला के अपने पुत्र, जो आंगन में खड़ी अपने बेटे को गोद में लिए हुए रहती है। आकाश में चांद का और गोदी के चांद का पुराना रिश्ता है। आकाश के चांद को चंदा मामा माना जाता है या कहा जाता है। जब बच्चा चंदा मामा को खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करता है तो माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसके चेहरे को दिखाकर कहती है, देख बेटा, दर्पण में चंदा मामा उतर आया है। इस प्रकार चंद्रमा और बच्चे में मामा भांजा का संबंध माना जाता है। वैसे भी आप अपने रिलेशन में पहुंचो ना, तो आप किसी कोई मामा है, आपका मामा है, तो आप में एक मामा भांजा जैसा रिश्ता होता है ना, इस प्रकार से, यानी कि वह अपने मामा जो होता है अपने स्वयं को खिलाने यानी बच्चों को खिलाने के लिए खुद क्या बन जाता है? उनके जैसा बन जाता है। तो जब बेटा माँ का जब चंद्र मामा को खिलौने की जिद करता है तो माँ क्या करती है? दर्पण में हाथ लेकर उसके सामने कहते, देख बेटा, दर्पण में यानी शीशे में, आईने में चांद उतर आया। बालक उसमें अपना चेहरा देख करके या पानी में या शीशे में उस चंद्रमा को दिखाकर उसे खुश कर देती है और बच्चे की जिद भी पूरी हो जाती है। और माँ इस प्रकार से बच्चे को भी शांत, उसकी जिद भी पूरी कर देती है और उसे खिला भी देती है। इस प्रकार खिला के बातें कर करके उसे खिला देती है। टिप्पणी करें। सावन की घटाएं रक्षाबंधन का पर्व, अभी बताया था। सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है। वर्षा ऋतु हो या सावन हो, यानी वर्षा ऋतु होगी मतलब सावन लग गया, और सावन लग गया तो इसका मतलब रक्षाबंधन आ गया, और रक्षाबंधन आ गया तो घटाएं छा गई तो बिजली चमकेगी। तो वही संबंध जो घटा का बादलों से होता है या बिजली की चमक से होता है, वही संबंध भाई का बहन से या बहन का भाई से के साथ में होता है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व पर टिप्पणी करनी है। हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों के संबंध के बारे में बताना है। बस बताइए जल्दी से क्या हो सकता है आंसर? जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा। कुछ सोचा विचार किया हो तो बोलो, बता देता हूं।
श्रावण मास अर्थात आप सावन भी लिख सकते हैं अपने भारतीय महीनों के नाम। जैसे देखो ये जो श्रावण लिखा हुआ है ना, ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम हम कह सकते हैं संस्कृत का शब्द है। और यदि मैं सावन लिखता हूं तो ये तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि हिंदी भाषा का शब्द। और जैसे ये जो आप कहते हो ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे जो जनवरी माह होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर जो 12 माह होते हैं, ऐसे हमारा एक भारतीय कैलेंडर होता है जो 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ठीक है, इसमें 12 माह होते हैं। जैसे हम बात करें उसी में एक क्या होता है, श्रावण मास आता है। यदि मैं कंटिन्यूस सभी को बता दूं एक बार, तो एक बार बता देता हूं। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमारे 12 माह होते हैं। जैसे कि 31 दिसंबर को रात को 12 बजे आप न्यू ईयर बनाते हैं ना, तो हमारा भारतीय कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर वह नहीं है। हमारा भारतीय कैलेंडर के अनुसार यानी कि किस में आता है? चैत्र में। यानी कि मैं कहूँ तो 15 मार्च, यानी कि मध्य मार्च। आप लोगों को याद हो तो घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं उस दिन। तो उस दिन, और ये जो जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ना वहाँ के, ये सारे तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी के तद्भव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चैत, वे को बैसाख, ज्येष्ठ को जेठ, आषाढ़ को साढ़, श्रावण को श्रावण, भाद्रपद को भादवा, आश्विन को आशोज, कार्तिक को कार्तिक, मार्गशीर्ष को मार्ग, और पौष को पूष, माघ को माघ और फाल्गुन को फाल्गुन। इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात एक बार वो बताओ, जब बताए दिया हूँ तो जो ईस्वी होती है ना, जैसे हम कहें कि 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी, हम लोग ऐसे कहते हैं, तो हमारा जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या चलता है? विक्रमी संवत चलता है। क्या चलता है? विक्रमी संवत। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि 2020 चल रही है, मान लो अब 2020 में विक्रमी संवत निकालेंगे तो इसमें 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2077 हो जाएगा। तो विक्रमी संवत कौन सा? 2077। जैसे मान लो 2021 चल रही है तो इसमें 57 जोड़ देंगे ना तो कितने हो जाएंगे? 2078 विक्रमी संवत। जैसे मान लो 1950 है, हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था ना, तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसमें विक्रमी संवत निकालेंगे तो 57 जोड़ देंगे। किसने? 57 जोड़ देंगे। 1950 में 57 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7, 10, तो कितना हो जाएगा? 2007 विक्रमी संवत आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे आप पढ़ते हो ना, मिति, मार्गशीर्ष तिथि, शुक्ल पक्ष, सप्तमी, विक्रमी संवत 2006 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। विक्रमी संवत 2006, तो इसमें 57 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1949। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो देख लीजिए, सावन की गठाएं व रक्षाबंधन का पर्व। श्रावण मास अर्थात वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह बंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का बंधन होता है। इस दिन बहन अपने भाई को चमचमाती राखी बांधती है, चमकती राखी बांधती है, चमचमाती राखी बांधती है, और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। श्रावण में गठाएं आकाश में छाई रहती हैं, तब भी यह त्यौहार बनाया जाता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि श्रावण की गठाएं रक्षाबंधन का पर्व, यानी कि जब श्रावण माह में गठाएं छाएंगी हल्की हल्की, तभी क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि श्रावण मास अर्थात जब वर्षा ऋतु, कहते हैं ना चौमासा, आप लोगों ने सुना है क्या? चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह। चौमासा क्या है? एक फिक्स रूढ़ शब्द हो गया कि वर्षा ऋतु के 4 माह। इसी प्रकार से तो ये फिक्स हो गया ऐसा संबंध, ये संबंध 4 मासों को वर्षा ऋतु से संबंध रखता है अपना। उसी प्रकार श्रावण का संबंध किससे हो गया? रक्षाबंधन से हो गया। ठीक है। तो ऐसा फिराक गोरखपुरी जी ने हमें, शायर ने हमें बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को रुबाई अर्थात रुबाइयाँ और गजल से जितने भी अभ्यास प्रश्न थे वो सभी हमने क्या कर लिए हैं,
पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारे सेशन में बने रहिए और अपना जो सिलेबस है, अपना जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसे कंप्लीट करें और 100% नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।